हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा वेलकम बैक अगेन टू द गन शॉट सीरीज राइट हियर ऑन जेके बोसवाला। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हॉर्नबिल बुक के कुछ पोएम्स भी पढ़े हैं और कुछ प्रोज भी पढ़े हैं। तो आज की क्लास में बेटा मैं आपको जो प्रोज सेक्शन है ना, सारे प्रोज आज मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि आज हम आखिरी 3 प्रोज पढ़ने जा रहे हैं और उन 3 प्रोज के साथ हमारे हॉर्नबिल बुक का प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में बेटा जिस प्रोज को हम करने जा रहे हैं ना, एक तो है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और उसके बाद द एडवेंचर, और लास्ट वाला प्रो जो हमारा है दैट इज सिल्क रोड। तो इन 3 प्रोज के साथ हमारे हॉर्नबिल बुक का प्रोज सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अक्सर मैं ये बात आप सबसे बता देता हूं बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी बता रहे हैं कि हमें नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले। तो बेटा आपको करना क्या है, पहले आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करिए, और पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहां से सारे क्लास के नोट्स फ्री में मिलेंगे। ठीक है बेटा। जितने भी गन शॉट सीरीज में अभी तक आपने बेटा पढ़ा, वो सारे नोट्स आपको यहां पे ही मिलेंगे। तो काम क्या करना है, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है मेरी जान। तो करते हैं पहले वाले चैप्टर की शुरुआत, वो है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। सबसे पहले हम इस टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है इसका, द एलिंग प्लैनेट। एलिंग का मतलब क्या होता है, और ये प्लैनेट किस प्लैनेट की बात की जाती है। ये नानकी पालकीवाला का एक खूबसूरत सा एसे है, एक खूबसूरत सा चैप्टर है हमारे इस अर्थ के बारे में। कह रहे हैं कि ये जो अर्थ है ना, ये प्लैनेट है ना हमारा, ये एल हो चुका है, ये बीमार हो चुका है। एलिंग माने बीमार होना, अनवेल। अब इस एलिंग प्लैनेट को ठीक करने में ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल रहा। ये एक मूवमेंट चली, ग्रीन मूवमेंट एक चली है, और आज बेटा हम इसी ग्रीन मूवमेंट का रोल पढ़ेंगे इस एलिंग प्लैनेट को ठीक करने में। ठीक है बेटा। और ये चैप्टर लिखा है किसने, नानकी पालकीवाला ने। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे चांसेस है आपके क्वेश्चंस आने के। ठीक है बेटा। तो पहले हम पढ़ेंगे इस ग्रीन मूवमेंट के बारे में, द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन मूवमेंट के बारे में, किस तरह ये मूवमेंट शुरू हो गई है इस ऐसे में। और ये ऐसे शुरू हो जाता है इस बात से, कह रहे हैं कि एक रिवोल्यूशनरी चेंज आई है कब, 1972 में। तो ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, क्या कि 1972 में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आई है। क्योंकि अभी तक हमने दुनिया में बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस आते हुए देखे हैं, बट यहां पे एक रिवोल्यूशनरी चेंज आई। मगर ये रिवोल्यूशनरी चेंज कब आई, 1972 में। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इस साल में क्या हुआ था, ये ग्रीन मूवमेंट शुरू हो गई है। ठीक है। दिस ग्रीन मूवमेंट बिगेन, या वी कैन से द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड। और इस साल में, इस 1972 में, इस ग्रीन मूवमेंट ने क्या दिया है, एक नई डायरेक्शन दी है। किस चीज को नई डायरेक्शन दी है, इंसान के सोच को एक नई डायरेक्शन दिया है, ह्यूमन थिंकिंग को। ठीक है, पूरे दुनिया में। क्योंकि इस ग्रीन मूवमेंट से पहले 1972 से पहले लोगों का यह सोच था, लोगों का यह मानना था कि जो ये अर्थ है और जो इस अर्थ के रिसोर्सेज है, वो इन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट लिमिट। मतलब जितना उनसे दिल चाहे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, वैसे वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी स्टॉप, बिल्कुल विदाउट एनी लिमिटेशन। ठीक है। लेकिन इन 1972, लेकिन क्या हुआ 1972 में, लोगों ने शुरू किया है ये चीज रियलाइज करना, क्या कि जो ये अर्थ के रिसोर्सेज है ना, ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही लिमिटेड है। और हमें क्या करने की जरूरत है, हमें इन सारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है बेटा। ये इंसान ने कब सोचना स्टार्ट किया है, जब ये ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई है 1972 में। 1972 के बाद ये इंसान ने सोचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ना, ये इस आइडिया के साथ स्टार्ट हुई है कि जो ये मैन और नेचर है, ये दोनों आपस में दुश्मन नहीं है, बल्कि ये यहां पे पार्टनर्स है। मतलब नेचर और नेचर के साथ साथ ये इंसान, ये दोनों क्या है, दुश्मन तो नहीं है, बल्कि ये पार्टनर्स है सर्वाइवल के लिए। और फिर इस ग्रीन मूवमेंट ने लोगों को अवेकन किया है, क्या
ह्यूमन रेस को अवेकन किया है। किस चीज से? टू द डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन होम, द प्लैनेट अर्थ। और इस ग्रीन मूवमेंट ने बेदार किया एक इंसान को कि जो आप मतलब दे दना के मतलब खुलम खुला जो आप रिसोर्सेज को इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने ही लैंड को डिस्ट्रॉय करो। मतलब किसी रिसोर्स को खत्म करना मतलब आप अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हो। इस तरह की बेदारी इस ग्रीन मूवमेंट ने लोगों में लाना शुरू कर दिया है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर पालके वाला ये बात हमें कह देता है कि एक बहुत बड़ी चेंज आई है लोगों के सोच में। क्योंकि बहुत अरसे तक लोगों का यह मानना था, लोग ये बिलीव करते थे कि वो इस धरती पे मास्टर्स है, दे आर द मास्टर्स ऑफ नेचर। और मास्टर होने का मतलब वो रूल भी कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये लोगों का मानना था पहले पहले। लेकिन अब लोगों की जो ये सोच है वो तब्दील हो गई है। अब लोगों ने ये सोचा, ये समझा, क्या अब ये इस प्लैनेट के मालिक तो नहीं है, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस प्लैनेट, बल्कि वो क्या है? वो इस प्लैनेट के पार्ट है। अब ये इस प्लैनेट के हिस्से है। अब अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब जब हम किसी का हिस्सा होंगे, फिर अगर उस पर कोई तकलीफ आएगी, अगर उस पर कोई परेशानी आएगी, इसका मतलब है कि ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे ना, इसका मतलब हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और ये चेंज आई है इंसान के सोच में, इंसान के एटीट्यूड में, फ्रॉम द डोमिनेंस टू को एग्जिस्टेंस, इसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं एज ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ये बेटा ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को याद रखना। क्या कि जो एक इंसान के एटीट्यूड में एक चेंज आई है। क्या चेंज आई? जब ये अब ये सोचने लगा, डोमिनेंस से को एग्जिस्टेंस जो इसमें आई है ना, उसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। और क्या बता रहा है? इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कह रही कि ये मूवमेंट, ये रेवोल्यूशन जो इंसान के अंदर आया है, कह रही कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, क्योंकि इसने चेंज किया है इंसान के थिंकिंग को अबाउट द लाइफ इटसेल्फ। मतलब एक इंसान के सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई है इस ग्रीन मूवमेंट ने। और इसीलिए ये रेवोल्यूशन जो है ये बाकी इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक रेवोल्यूशन से बढ़कर है। क्लियर हो गया बात यहां तक बेटा? सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। फिर उसके बाद इस मूवमेंट के जरिए हमें यह पता चला कि जो ये अर्थ है ना, ये हमारी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो नॉन लिविंग है, नहीं, बल्कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि जो अर्थ है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको अपना सिस्टम है, हाँ, जो उसको चलाने में मदद करता है, जो उसको मदद करता है सर्वाइव करने में। लेकिन जो ह्यूमन ग्रीड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज है ना, हमने मिसयूज किया इन रिसोर्सेज का, और इंसान के ग्रीड ने इस अर्थ को अब एल किया है, अब इस अर्थ को बीमार कर दिया है। कैसे बीमार कर दिया है? पालके वाला इस प्लैनेट को बता रहा है कि ये एलिंग प्लैनेट बन गया अब, क्योंकि ये अब सफर कर रहा है ड्यू टू द डैमेज कॉज्ड बाय द ह्यूमन। जो एक इंसान ने बहुत बड़ी डैमेज अब अर्थ पर की है ना, इसकी वजह से हमने इस अर्थ को बीमार कर दिया है। तो इसीलिए अब इस अर्थ को नाम के पालके वाला क्या नाम देता है? द एलिंग प्लैनेट। ठीक है, कैसे हमने इसको डैमेज किया है? इंसान ने कैसे इसको डैमेज किया? पहली बात, हमने एनवायरनमेंट को खराब किया, फॉरेस्ट्स को काट दिया, एनिमल्स का मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, या रिवर्स जो थे ना सारे, कह रहे कि ये सारे अब मदद के लिए पुकार रहे हैं। इन सब का हमने बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया है। और जो ये ग्रीन मूवमेंट आई, अब इस ग्रीन मूवमेंट ने यही कोशिश की थी, अब इस प्लैनेट को हील करे बिफोर इट बिकम्स टू लेट, बिफोर हमें बहुत ज्यादा लेट हो जाए। इसीलिए अब ये ग्रीन मूवमेंट ये रोल निभा रही है कि अब इस एलिंग प्लैनेट को ये हील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो जितने भी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने हिस्से हैं, जो अपने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को बेहतर करने के लिए अब ग्रीन मूवमेंट अपना रोल निभा रही है। फिर क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट क्या बता रहा है इस बारे में? अब उसके बाद नानकी पालके वाला ये बता देता है, ये रेफर करता है हमारे पास एक रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस का है, और इस रिपोर्ट में ये एक वार्निंग थी एक इंसान के लिए। क्या? इट इज सेड दैट द कंडीशन ऑफ अर्थ इज वेरी पुअर, और उसमें यह बोला गया है कि जो अर्थ की कंडीशन है वो बहुत पुअर है,
एंड द प्लैनेट्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, और जो इस प्लैनेट की एबिलिटी है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने में वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी इसका मतलब डिमांड्स भी जमीन पर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जमीन को और ज्यादा सप्लाई देना है, जितने लोग ज्यादा उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ये रिसोर्सेज आएंगे जमीन से ही, दैट मींस अब सप्लाई ज्यादा हम मांग रहे हैं। फिर ये रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अर्थ क्या है, ये कोई ऐसा स्टोर हाउस नहीं है रिसोर्सेज का, बल्कि ये एक लिविंग सिस्टम है दैट मस्ट बी केयर्ड फॉर एंड रेस्पेक्टेड। अब ये हमारी धरती जो है ना, ये कोई स्टोर हाउस नहीं है जहां पे बहुत कुछ आपने भर के रखा है, नहीं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और यहां पे जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। फिर इस यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ने एक इंसान को क्या किया है, आगाह किया है, वार्न किया है कि आप इस सिस्टम को अच्छे से केयर करो और इस सिस्टम का अच्छे से रेस्पेक्ट करो अगर आप जिंदगी में अच्छे से रहना चाहते हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर इसी के बाद एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट हमें दिया गया है कि पालकी वाला उसके बाद हमें एक्सप्लेन करता है क्या द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये बयान क्या करता है, क्या डिफाइन करता है, एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, प्रेजेंट में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना लेकिन कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना फॉर द फ्यूचर जनरेशंस का, मतलब आज इस तरह काम करना ताकि कोई भी कंप्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन के साथ ना हो, उसको हम कहते हैं सस्टेन, किसी चीज को करना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन करना। मतलब कहने का यह है कि हमें इस टाइम पे इस तरह रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है ताकि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो किसी भी चीज को सफर ना करे, वो किसी भी चीज से सफर ना हो जाए। जब हम इस तरह इस आइडिया के साथ क्या करेंगे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे कि वी आर डीलिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट को रखना, अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसीलिए यहां पे भी कहा गया है कि ऐसी डेवलपमेंट जब आप अपने नीड्स को मीट कर रहे हो प्रेजेंट में, लेकिन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी मस्ट नॉट यूज ऑल अवर रिसोर्सेज। अब हमें सारे रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अब, और कुछ ना छोड़े अपने बच्चों के खातिर या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के खातिर, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह रहना चाहिए, वी शुड लिव विद इन आवर मींस, हमें अपने ही इसमें रहना चाहिए एंड रेस्पेक्ट द लिमिट्स ऑफ नेचर। ठीक है बेटा, यह है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हमें इसमें यह भी बताया जाता है कि हमारे पास 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो ऑथर बता देता है कि जो इस धरती पर, इस प्लैनेट पर सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि इस धरती पे ऑथर ये बता देता है कि ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर ये अर्थ डिपेंड है। एक तो है फिशरीज, मैरीन लाइफ जो होती है, दूसरा है फॉरेस्ट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, तीसरा है ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, फोर्थ है क्रॉपलैंड्स जैसे फॉर ग्रोइंग फूड। क्या है कि जो ये 4 सिस्टम्स है ना, यही फाउंडेशन है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यही सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमें क्या कर देते हैं, यही प्रोवाइड हमें फूड भी करते हैं, रॉ मटेरियल्स भी करते हैं, बाकी जितने भी हमें एसेंशियल नीड्स की जरूरत है वो सब हमें फराहम इन्हीं से मिलती है, इन्हीं 4 सिस्टम से। लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी क्या करेगी, पुट ऑल दीज सिस्टम्स अंडर ग्रेट स्ट्रेस। अगर अब इंसान इन सारे मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल मतलब गंदे तरीके से करेगा, हाँ, अगर इन सिस्टम्स में अगर कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो गया है, फिर अर्थ पर कोई भी लाइफ का होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी लाइफ ही डिपेंड इन्हीं सिस्टम्स पे है। तो अगर इन सिस्टम्स में अगर कोई भी सिस्टम अनइवन हुआ या अगर कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इसका मतलब है कि अर्थ इस जमीन मतलब जमीन पर हमारे इस अर्थ पर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आई होप कि यहां तक आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब ना डिटेल्ड समराइज कर रहा हूं आप इस चैप्टर को, ताकि आपको हर एक चीज चैप्टर के बारे में पता चले। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पे हमें ये 4 सिस्टम्स बताए गए। सबसे पहले फिशिंग जो था हमारा, कह रहे कि अवर फिशिंग
से क्या हुआ। अब पालकी वाला यहां पे ये एक्सप्लेन करता है कि जो पहला बायोलॉजिकल सिस्टम है वो है फिशरीज। अगर फिशरीज को क्या किया गया, फिशरीज को ओवर यूज किया गया है। पीपल जो लोग हैं उन्होंने मछलियां खाना ज्यादा फास्टली किया है, बजाय उनको रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। एज ए रिजल्ट जो पॉपुलेशन है फिश की वो दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है। और उसके बाद ये भी मेंशन कर रहा है कि जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है अब ये क्या कर रही है, नाउ कैच यंग फिश बिफोर दे हैव ग्रोन and reproduced. This practice threatens to destroy the entire marine ecosystem. That means जितने हम ज्यादा प्रोटीन हंग्री बनेंगे, प्रोटीन हंग्री बनने से मतलब क्या होगा, हम मैरीन लाइफ को एक अलार्मिंग रेट पर खत्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम पूरे एंटायर मैरीन इकोसिस्टम को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, जितना हम ज्यादा ओवर फिशिंग करेंगे, ओवर यूज करेंगे इन सब फिशेस का। उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन। और दूसरा सेकंड बायोलॉजिकल सिस्टम यह है कि जो फॉरेस्ट है ना, ये भी बहुत ही बड़े डेंजर में है, क्योंकि ट्रीज को बहुत ज्यादा हर तरह काटा जाता है, फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए या लैंड फॉर कल्टिवेशन के लिए। और जो ये फॉरेस्ट है ना, ये दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। और फिर रेनफॉल इरेगुलर होने लगते हैं, सॉइल इरोजन होने लगा है, हवा भी हमारा बहुत प्लूड भी होने लगा है इस चीज से। और जो ये फॉरेस्ट है ना, इनको हमें फॉरेस्ट को हम बेटा बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि यही प्रोड्यूस हमें ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब अगर फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाएगा बहुत ही अलार्मिंग रेट पर, इसका मतलब है कि हमारा प्लैनेट जो है ना, ये सफोकेट होगा। और ऑथर ये मेंशन करता है कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया, बहुत सारे जो पुअर विलेजर्स है ना, वो इन ट्रीज को काट देते हैं फायरवुड के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। और ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट है कि जो हमारे फॉरेस्ट्स खत्म हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो हमारे चुल्लू में पकता है और जिससे वो पकता है ना, वो उससे ज्यादा महंगा इन फ्यूचर हमें पड़ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा हाई रेट पर हम क्या कर रहे हैं, अपने इन फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। दैट मींस डिफॉरेस्टेशन इतने हाई रेट पर हो रही है। तो ये दूसरा बायोलॉजिकल सिस्टम था हमारा। और उसके बाद है हमारा ओवरग्रेजिंग एंड लॉस ऑफ ग्रास लैंड्स। जो ये थर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम है, ग्रासलैंड्स भी डेंजर में है, क्योंकि ये ग्रासलैंड्स हमारे जितने भी कैटल्स एंड अदर एनिमल्स थे ना, उनको ग्रेजिंग के लिए था। लेकिन बहुत सारे अब क्या हुआ था, एनिमल्स का इंक्रीज हो गया है और भी लोगों ने और भी काम करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ है, इसको हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, मतलब इसको एक डेजर्ट लैंड बना दिया है। हाँ, क्या कि जब ऐसा होगा, एनिमल्स को खाने के लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि लोग जो है ना, उनको ये मीन्स ऑफ लिवलीहुड खत्म हो जाएगा। और ह्यूमन ग्रीड एंड पॉपुलेशन प्रेशर जो है ना, उसने क्या किया है, बैलेंस ऑफ नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद है डैमेज ऑफ क्रॉपलैंड्स। और जो फोर्थ सिस्टम है क्रॉपलैंड्स जो हमारे पास है, कह रहे कि जहां पे हम अपना फूड ग्रो करते हैं, लेकिन ये लैंड्स भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत लेस फर्टाइल बनते गए हैं ओवर यूज से। और एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स को इंक्रीज मतलब पेस्टिसाइड्स को बढ़ाया हमने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और भी कुछ वजूहात है जिसकी वजह से हमने क्या किया है, इन क्रॉपलैंड्स को कंप्लीटली क्या किया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन उसके लिए भी बहुत बड़ा क्या है, कारण है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें रिसोर्स का भी जरूरत पड़ेगी। इतनी ही ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजें इससे बढ़ जाती हैं, जो एक काज बनता है डैमेज ऑफ क्रॉप लैंड्स। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। पालकी वाला एक्सप्लेन करता है कि जो अर्थ है, इसके कुछ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है। हाँ, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को या एनिमल, सर्टेन मतलब कुछ तादाद को। लेकिन जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई है और इतनी तेजी से बढ़ गई है कि अब प्लैनेट इस प्रेशर को बियर नहीं कर सकती है। और अब ये वार्न हमें करता है, इस नान के पाल के वाला अब हमें वार्न करता है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल ना हुई, फिर अर्थ हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना फूड, ना वाटर, ना शेल्टर, हर एक इंसान को नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैपेबिलिटी से बाहर हो रहा है। इसलिए वो एग्जांपल्स दे रहे हैं इंडिया की।
जहां पे पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे 15.5 मिलियन एवरी ईयर बढ़ती जा रही है, इक्वल टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा टेरेबल स्ट्रेन है, ये बहुत बड़ा टेरेबल स्ट्रेन ला रहा है सब रिसोर्सेज पर। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है किस चीज को, एलिंग प्लैनेट में। एलिंग प्लैनेट, एक हमारे प्लैनेट को खत्म करना, हमारे प्लैनेट को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है किसका बेटा, वो है ओवर पॉपुलेशन का। फिर क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि ऑथर बता रहा है कि दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ना, ये क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना सफर द मोस्ट फ्रॉम इट। ठीक है, कह रहे कि जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा डिमांड फूड की होगी, हाउसेस की होगी, वाटर की होगी और एनर्जी की होगी। और ये जो डिमांड है ना, ये और ज्यादा क्या करता है, ये ज्यादा डिमांड बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन। और इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन भी होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर भी होगा। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ये पॉइंट आउट कर देता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, ये सिर्फ एक खाली एक नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि ये एनवायरमेंट, सॉरी, कह रहे कि ही पॉइंट्स आउट दैट पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, जितना पॉपुलेशन हम कंट्रोल करेंगे, ये सिर्फ जरूरी हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ही नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी है कि वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन। दैट मीन्स ओवर पॉपुलेशन नहीं करना है हमें, बच्चे इसलिए नहीं रखने हैं कि हम में ज्यादा मतलब लेबर आएगा, नहीं नहीं नहीं। अब आप जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि ये पुराना कंसेप्ट था कि हमारे पास क्या आएगा, लेबरिंग हैंड मेरे पास आएगा। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं यहां पे, द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट। कह रहे कि कुछ लोगों का ये माना है कि डेवलपमेंट मीन्स हैविंग मोर फैक्ट्रीज, रोड्स एंड मशीन्स, बट पालकी वाला आर्ग्यू कर रहा है इस बात पर कि असली डेवलपमेंट जो एक मुल्क की होती है ना, वो कुछ और होती है। और उसका ये माना है कि जो ट्रू डेवलपमेंट होती है ना, उसका मतलब होता है ग्रोथ विद बैलेंस। इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट बेनिफिट्स बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। उसको हम बेटा बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये नहीं है कि आपका इंडस्ट्रीज बढ़ गई है, आपके मशीन्स बढ़ गए हैं, आपके फैक्ट्रीज बढ़ गए हैं, नहीं, उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। डेवलपमेंट बोलते हैं उस चीज को जब आप हर एक चीज को बैलेंस रखोगे। मसलन आप अगर इंडस्ट्रीज लगाओगे, इंडस्ट्रीज इस तरह लगा दो कि ताकि एनवायरमेंट पोल्यूट ना हो, मतलब हर एक चीज एनवायरमेंटल फ्री होना चाहिए। पोल्यूशन फ्री आप जब करोगे, जब हर एक चीज पोल्यूशन फ्री होगा ना, उस तरह से जब आप बढ़ोगे, जब आप वो बैलेंस क्रिएट करोगे ना, तब आप कह सकते हो कि आप डेवलपमेंट की ओर जा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद ये इस बात पर भी जोर दे रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है, वी मस्ट हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉट ब्लाइंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ना कि आप ब्लाइंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ करोगे जो डिस्ट्रॉय हमारे फॉरेस्ट्स को करेंगे, हमारे एयर को पोल्यूट करेंगे और हमारे रिवर्स को खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, फिर क्या रोल है गवर्नमेंट का इसमें भी। और फिर उसके बाद ऑथर प्रेज करता है इंडिया को कि ये पहली कंट्री बनी है दुनिया में जिसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एज अ पार्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन माना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है कि स्टेट्स को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना चाहिए एनवायरमेंट को, और सेफगार्ड करना चाहिए फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ को। हाउएवर वो ये भी कहता है कि हमारे पास अच्छे लॉज हैं, मगर उन लॉज को अक्सर फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग, कंपनीज या इवन गवर्नमेंट एजेंसीज इन लॉज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, दैट मींस वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो जाते हैं। और उसके बाद नान की पालके वाला सिट्रस कर देता है कि लॉज ही खाली नहीं है जो क्या कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं एनवायरमेंट को बचाने में। तब तक लॉ कुछ भी नहीं करेगा जब तक लोग खुद अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे। जब तक लोग खुद चेंज नहीं होंगे, लॉ कुछ भी वहां पे नहीं कर सकता है। फिर हमें समझाया जाता है द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। कह रहे कि पालकी वाला उसके बाद कह रहा है कि हम इस धरती पे ट्रस्टीज हैं, इस प्लैनेट के, हम इसके मालिक नहीं है। ये जो ये आइडिया था ना, इसको इस आइडिया से इंस्पायर हुए हैं महात्मा गांधी भी। ठीक है, जो ये बिलीव करता था कि जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत, हाँ, द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवनस नीड। मतलब दुनिया में बहुत कुछ है हर एक इंसान के लिए, बट नॉट फॉर एवरीवनस ग्रीड। बट लालच के लिए नहीं है। हाँ, दुनिया आपको दे सकता है आपकी जरूरत के हिसाब से, बट अगर आप ग्रीडी बन गए हो, ग्रीडी बन के ये आपके लिए हर एक चीज नहीं दे सकता है। लेकिन एज ट्रस्टीज ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इस अर्थ का ख्याल रखना है और इसको पास करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बट एक हेल्दी कंडीशन में। अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना मिसयूज अपने इस अर्थ के रिसोर्सेज का, इसका मतलब है कि हम अब स्टील कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब हम खत्म कर रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर। ठीक है,
फिर हर एक इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑथर एक्सप्लेन करता है कि प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट इज नॉट जस्ट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान को एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करना है, किसमें, एक प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने में। और उसके बाद ये भी बता देता है कि जो लोग हैं ना, उनको एजुकेट करना चाहिए हमें एनवायरमेंट के बारे में, और उनको ये चीज भी रियलाइज करना चाहिए कि छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस जैसे प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, अवॉइडिंग प्लास्टिक कैन मेक ए बिग डिफरेंस। अगर हर एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा ना, तो हम अपनी इस अर्थ को रिकवर कर सकते हैं और इसको हील कर सकते हैं। तो हमारा ये अर्थ फिर एलिंग प्लैनेट नहीं रहेंगे जब हम अपना रोल अच्छे से निभाएंगे। ठीक है मेरी जान, बात समझ आई। अब क्या है, होप फॉर द फ्यूचर, फाइनली नान की पालके वाला एंड इस ऐसे को एक मैसेज के साथ करता है, और उसका मानना यह है कि जो सिचुएशन है वो बहुत सीरियस है, होपलेस नहीं है। अगर ह्यूमन बींग्स रियलाइज करेंगे अपने इन मिस्टेक्स को, और वो अपना बिहेवियर भी चेंज करेंगे, और प्लैनेट भी बच जाएगा। और ये सारे नेशंस को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कि वो एक साथ आए और एक साथ काम करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अर्थ। और वो ड्रीम करता है फ्यूचर का, जहां पे ह्यूमन बींग्स बड़े हार्मनी के साथ नेचर के साथ रहेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हु आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, यही था हमारा एट द एंड। तो कंक्लूजन यही है जो हमने बेटा अभी तक पढ़ा है कि नान के पाल के वाला जो ये एलिंग प्लैनेट है, ग्रीन मूवमेंट का रोल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग था मैनकाइंड के लिए, और ये रिमाइंड कर रहा है कि अर्थ जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ, जो बहुत सिक हुआ है। और जो ह्यूमन ग्रीड एंड ओवर पॉपुलेशन है, ये हमारे फॉरेस्ट्स को, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, चाहे फिशरीज है, फॉरेस्ट्स है, ग्रासलैंड्स है या क्रॉपलैंड्स है, ये बहुत ही बड़े डेंजर में है। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट को हमें सस्टेन करना चाहिए, ये सस्टेनेबल होना चाहिए। और उसके बाद बेटा ये भी कहा गया है कि हम इस प्लैनेट के ट्रस्टीज है, ना कि ऑनर्स है। और ये ऐसे हमें कॉल करता है एक चेंज के लिए, किसमें, ह्यूमन एटीट्यूड में, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू प्रोटेक्शन, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन इनहेरिट ए हेल्दी ग्रीन एंड लिविंग प्लैनेट। ठीक है मेरी जान, तो यहां तक हमारा ये चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल एलिंग प्लैनेट। ठीक है बेटा, उसके बाद व्हाट डज द नोट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। ये आप पढ़ लेना आंसर बेटा, ये आपको वहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड। What is tropical forest called the powerhouse of? Why is the tropical forest called the powerhouse of evolution? ठीक है, why does the author aware the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of human society? ठीक है बेटा, ये था हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 4। अब हमारा आता है नेक्स्ट वाला चैप्टर, दैट इज द एडवेंचर। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ये प्योर फिक्शन से भरा हुआ, नो डाउट कि साइंस भी है इसमें, साइंस फिक्शन भी है ये, बट ये प्योर फिक्शन है बेटा, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें साइंस भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए जो लिखा है जयंत नार्लिकर ने, और बहुत ही मजेदार चैप्टर भी है अगर आप बेटा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकता है। पहले मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पे ये चैप्टर है हमारे एक मेन कैरेक्टर जो हमारा है, उसका नाम होता है प्रोफेसर गाइटोंडे। नाम याद रखना बेटा, वो हमारा मेन कैरेक्टर है। जो ये एडवेंचर कहानी है ना, ये जो ये एडवेंचर स्टोरी है ना, ये एक साइंस फिक्शन भी है, इसमें साइंटिफिक चीजें भी लाई गई है। ठीक है, और ये लिखा है किसने, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट था या राइटर भी रहा है, और वो बहुत जाना जाता है ब्लेंडिंग साइंटिफिक आइडियाज को विद स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के साथ वो इन साइंटिफिक आइडियाज को पेश कर रहा है। और ये जो स्टोरी है द एडवेंचर, ये इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हुए हैं। द स्टोरी मिक्सेस हिस्ट्री, साइंस एंड इमेजिनेशन, है ना बेटा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोफेसर गाइटोंडे। और याद रखना बेटा, इस प्रोफेसर गाइटोंडे का नाम याद रखना, ये एक हिस्टोरियन होता है, प्रोफेसर होते हैं, बट इसका कुछ चीजें बेटा आप याद रखोगे क्या, जैसे कि यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है, और ये बंदा आपका मेन कैरेक्टर है। कौन, प्रोफेसर गाइटोंडे, ये आपका मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में। और ये प्रोफेसर गाइटोंडे एक हिस्टोरियन होता है, और जो एक एक्स्ट्रा
टाइम देखता है अपनी जिंदगी में, मतलब वो अजीबोगरीब दुनिया को देखता है, मतलब वो रियलिटी से हट जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर साइंस के जरिए ये इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है कि जहां पे ये हिस्ट्री को कंप्लीटली डिफरेंट पाता है। मतलब जो रियल वर्ल्ड में हिस्ट्री होती है, जहां पे ये रह रहा होता है ना, उस नेक्स्ट मतलब दूसरे दुनिया में उसको हिस्ट्री बिल्कुल रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री से अपोजिट मिलती है। मसलन क्या दिखता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे हुई है, दैट वाज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। और वहां पे एक चीज यहां पे पाता है बेटा, जहां पे कंप्लीटली जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट रुख लेता है, और यहां पे पाता है उस वर्ल्ड में, किस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में अब ये है, उसमें ये पाता है कि जो मराठास है ना, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इन द बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। मतलब जिस पैरेलल वर्ल्ड, हाँ, इस पैरेलल वर्ल्ड में ये क्या पाता है कि बैटल ऑफ पानीपत में मराठास ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया, मतलब अफगानी रूलर इस को हरा दिया है। बट इन रियल वर्ल्ड में क्या हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को अब्दाली ने हराया है, रियल वर्ल्ड में जो रियल हिस्ट्री है हमारी, है ना। फिर क्या बता रहा है, उस विक्ट्री के वजह से जो मराठास ने अब इस बैटल ऑफ पानीपत को जीता है, इंडिया फिर कभी ब्रिटिश के रूल में नहीं रहा। दैट मीन्स उस जब ये हिस्ट्री वहां चेंज हुई है, इस हिस्ट्री के चेंज होने से ये हुआ है कि ये दिखा रहा है कि इंडिया कभी ब्रिटिश के अंडर रही ही नहीं। जब गाइटोंडे वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आता है, इस पैरेलल वर्ल्ड से नॉर्मल वर्ल्ड में आता है ना, वो अपने दोस्त जिसका नाम होता है राजेंद्र देश पांडे, क्या नाम होता है बेटा, राजेंद्र देश पांडे, जो एक फिजिसिस्ट होता है, जो एक साइंटिफिक रिसर्च स्कॉलर होता है, ये फिजिसिस्ट होता है, ये इसको फिर इस पैरेलल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के दरमियान ये इसको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है इस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस का। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे कहोगे कैसे ये मुमकिन है, क्या मतलब है ये इसका कि पैरेलल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में। देखो बेटा, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा समझाऊं ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। प्रोफेसर गाइटोंडे जो होते हैं ना बेटा, ये प्रोफेसर होते हैं और ये अक्सर मान लो अपने लेक्चर्स देने के लिए जाता है, हमेशा वो एज चीफ गेस्ट होता है और हमेशा लेक्चर्स देते हैं। अब वो जा रहा होता है अपना 1000th लेक्चर देने के लिए, समझना बेटा, कब 1000th लेक्चर देने जा रहा था कौन, प्रोफेसर गाइटोंडे। और उस टाइम पे वो कुछ सोच रहा होता है इसी बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, मतलब अगर हिस्ट्री में ये हुआ होता तो ये होता, स्पेकुलेशन करना, स्पेकुलेट कर रहा है चीजों को। और ये चीज जब ये सोच रहा था ना, मतलब क्योंकि उसको 1000th लेक्चर जो देना होता है ना, 1000 वाला जो लेक्चर देना है ना उसको, उसमें ये यही चीजें वहां पे बताना चाहता है लोगों को कि मतलब जो हिस्ट्री है अगर ये होता, जो हुआ नहीं, मतलब गेस करना, स्पेकुलेट करना, कंडीशन दिखाना कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में ये हुआ होता तो हिस्ट्री का रुख ऐसा होता। और उसी सोच के दौरान वो ट्रक के साथ टकराता है, उसको एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और ये वहां से मतलब बेहोश पड़ जाता है। बेहोश पड़ के उसको हॉस्पिटल लिया जाता है और वहां पे वो पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, मतलब दूसरे जन्म में पहुंच जाता है और दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। फिर अब इस चैप्टर में पहले हमें उस दूसरे दुनिया की कहानी बता देता है गाइटोंडे। ठीक है, उस दूसरे दुनिया में क्या हुआ, उस पैरेलल वर्ल्ड में वो क्या देखता है, फिर उस पैरेलल वर्ल्ड से वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिर ये इस पैरेलल वर्ल्ड और इस रियल वर्ल्ड को क्या करना चाहता है, इनके दरमियान एक फर्क ढूंढना चाहता है कि ये हुआ कैसे, क्या ये पॉसिबल है। फिर उसका ये दोस्त राजेंद्र देश पांडे जो एक फिजिसिस्ट होता है, ये उसको एक तो कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी से और क्वांटम थ्योरी से समझाना चाहता है क्या है, क्योंकि ये उसको समझाना चाहता है कि कभी कभार ऐसा होता है, और इस साइंस के जरिए उसको ये हिस्ट्री समझाना चाहता है। और यही हमारा चैप्टर है जो अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा प्योर फिक्शन है। इसमें वो चीज नहीं है जो बच्चा अक्सर समझता है, और बच्चे को बहुत ज्यादा उसमें मुश्किल होता है इस चैप्टर को समझने में। दैट्स वाई बेटा मैंने यहां पे थोड़ा सा एक दो चीजें वो ऐड की है जो आपके चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर को पूरा पूरा समझने के लिए। ठीक है, पूरा चैप्टर समझने के लिए बेटा आपको ये पॉइंट जरूरी पहले याद रखना है। किस पॉइंट को याद रखना है बेटा, ये पॉइंट याद रखना है कि हुआ क्या है असल में, ये पैरेलल वर्ल्ड में कैसे पहुंचा है, क्योंकि एक्सीडेंट उसको हो जाता है। ठीक है, अब समझ लो बेटा क्या करता है। जब एक्सीडेंट के बाद वो निकल जाता है ना, ये होता है पुणे का,
हाँ, तो वहां से निकल जाता है। फिर जब ये एक्सीडेंट के बाद निकल जाता है ना, ये अलग ही दुनिया पाता है। ये उस दुनिया में नहीं होता है जिस दुनिया का ये होता है, रियल वर्ल्ड को नहीं देख पाता। वेट वेट, देख लो, देखो बेटा उसके बाद क्या हुआ, समझ लो। उसके बाद जब वो निकल जाता है ना वहां से, अब ये देखता है ना, हर एक चीज डिफरेंट दिखता है। जो रियल वर्ल्ड में होता है ना, हॉस्पिटल से निकलने के बाद 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, वहां जब भी निकलता है ना, ये अलग ही दुनिया पाता है, अलग ही दुनिया में होता है। फिर वो क्या करता है, फिर इस तरह ये स्टोरी स्टार्ट होती है आपके बुक में। फिर ये गंगाधर पर गाइटोने, प्रोफेसर गाइटोने, जो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, जब ये एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है ना, अब ये इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है कि ये हुआ क्या। ठीक है, तो उसका बेटा होता है बॉम्बे में, तब आज का मुंबई तब का बॉम्बे। ठीक है, वो चाहता है कि वो अपने बेटे के पास आए, उससे ये सारे बातें करे और अपने दोस्त के पास आए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करना चाहता है, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है, इन पास्ट एंड प्रेजेंट को समझना चाहता है। और ये एक बॉम्बे के ट्रैवल करने जा रहा है बॉम्बे की ओर, एक रेल में, एक ट्रेन में, जिसका नाम होता है जे जे माता एक्सप्रेस। ठीक है बेटा, इस जे जे माता एक्सप्रेस में वो जाता है, और जब वो देखता है ना, वो वहां पे भी बहुत सारा कुछ देखता है, बहुत सारे डिफरेंट चीजें देखता है। ठीक है, और उसके बाद वो लाइब्रेरी में भी जाना चाहता है, ताकि वो जान पाए इस सब चीजों के बारे में। और इसके साथ साथ ये फिर वहां से बॉम्बे से वापस आके पुणे में वापस आए और अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे को इन सब चीजों के बारे में वो बताना चाहता था। और साथ में ये भी जानता है कि डॉक्टर राजेंद्र देश पांडे उसको मदद कर सकता है, इन सारे क्यूरीज को सॉल्व करने में वो मदद कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर गाइटोने यहां से अनसर्टन भी था, क्या इस दुनिया में क्या उसका दोस्त एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इस पैरेलल वर्ल्ड में क्या उसका दोस्त है कि नहीं। फिर उसके बाद जब प्रोफेसर गाइटोने बॉम्बे पहुंच जाता है, ठीक है, बॉम्बे स्टेशन में बाहर आ जाता है, और वहां पे ये शॉक में आ जाता है जब वो अलग तरह के बिल्डिंग्स देखता है। वहां पे ग्रैंड बिल्डिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखता है, मतलब वहां पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखता है। वो बहुत ही चार्म है और बहुत ही जबरदस्त है, जो अभी भी एक्टिव है और फ्लोरिश कर रही है, और उसके कुछ ऑफिशियल्स इन एंड आउट कर रहे हैं वहां पे। इसका मतलब ये अभी भी सेंटर ऑफ पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी। और कह रहे कि ये बिलीव ही नहीं कर पाए इस बात को, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो रियल वर्ल्ड में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो डिसॉल्व हो गई थी आफ्टर 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया है। ठीक है, फॉलोइंग द ग्रेट रिवॉल्ट, फिर क्या बता रहा है, फिर व्हेन द ब्रिटिश क्राउन टुक द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बता रहा है, ही रीजनड दैट परहैप्स ही हैड समहाउ अराइव्ड इन अ टाइम बिफोर 1857। फिर ये सोचने लगा शायद ये 1857 से पहले ही आया है, जब कंपनी अभी भी रूल कर रही थी कंट्री में। ठीक है, लेकिन अभी इन सारी चीजों का जवाब ढूंढना चाहता था। ठीक है, तो ये चला जाता है एक बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग का नाम होता है फोबिस बिल्डिंग, जहां पे उसका बेटा काम करता होता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, ताकि वो वहां अपने बेटे को मिल सके, जिस बेटे का नाम होता है विनय गाइटोने। ठीक है, जो वहां पे एज वर्कर होता है। जब वो एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट लेडी को बता रहा है अपने बेटे के बारे में, विनय गाइटोने का नाम, और जो वो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, वो हर एक ऑफिस के रिकॉर्ड्स में देखती है, हर जगह उसका नाम देती है। बट फिर उसके बाद ये रिसेप्शनिस्ट बड़े पोलाइटली उसको बता देती है कि हमारी कंपनी में कोई भी विनय गाइटोने का नाम काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये सुन के प्रोफेसर थोड़ा शॉक में आ जाता है, और उसके बाद वो जब वहां से चला जाता है ना, फिर वो उससे पहले ये सोचता है कि शायद जब शायद इस दुनिया में, इस पैरेलल वर्ल्ड में शायद वो भी पैदा नहीं होगा। हाँ, या वो खुद भी मतलब कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए शायद उसका बेटा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा इस पैरेलल वर्ल्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, इस रियलाइजेशन के साथ वो वहां से निकल जाता है, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है, ये सब कुछ वहां देखते हुए। वो सब कुछ उसको अनरियल, अनफेमिलियर लग रहा है। फिर उसके बाद क्या करता है प्रोफेसर गाइटोने, और ये अभी भी चल रहा है, और ये इस स्ट्रेंज वर्जन ऑफ बॉम्बे को देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। फिर ये टाउन हॉल की ओर आ जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा जो लाइब्रेरी होती है, बड़ी लाइब्रेरी होती है, और ये बहुत क्यूरियस होता है ताकि ये जान पाए कि हिस्ट्री में असल में चेंज कहाँ पे आई, व्हाट हैपेंड। ठीक है,
और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, ये इस अनफैमिलियर वर्ल्ड के बारे में जाने। फिर ये लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वहाँ पे लाइब्रेरियन को बता देता है, कुछ किताबों का लिस्ट देता है, ये किताबें चाहिए, क्योंकि उसने खुद 5 वॉल्यूम्स लिखे होते हैं हिस्ट्री पर। किसने? गंगाधर पंत ने खुद, प्रोफेसर गायटोने ने खुद 5 वॉल्यूम्स लिखे हैं। लेकिन जो पहले कुछ वॉल्यूम्स होते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है? जब ये अपनी किताबें भी मंगा रहा है वहां पे, ठीक है, जो उसको ये दे रहा है, और उसके साथ साथ ये और भी कुछ किताबें मांग रहा है हिस्ट्री के, ठीक है। जब वो उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ किताबें जब ये अपनी ही पढ़ रहे हैं ना, वहां पे हिस्ट्री बराबर वैसी की वैसी है जैसी होती है, क्योंकि ये किताबें उसके अपने होते हैं, हैंड राइटिंग वही होता है, लिखने का स्टाइल वही होता है, सब कुछ वही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो आखिरी वॉल्यूम पढ़ता है ना अपनी किताब का, और अपने आखिरी किताब में ये क्या पाता है कि एक हिस्ट्री ने एक डिफरेंट टर्न ले लिया है। कहां पे ये डिफरेंट टर्न ले लिया है? जैसे वो इस वॉल्यूम को पढ़ रहा है ना, वो शॉक हो जाता है। जो रियलिटी जानता है उसके अपोजिट ही हिस्ट्री में पढ़ता है, क्योंकि इस वाले वॉल्यूम में हिस्ट्री में ये बताया जाता है, हिस्ट्री उसकी किताब ये डिस्क्राइब करती है कि जो बैटल ऑफ पानीपत है ना, उसकी एंडिंग इस तरह होती है कि जो ये मराठा होते हैं ना, वो जीत जाते हैं। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। ये टर्निंग पॉइंट होता है हिस्ट्री जहां पे चेंज हो रही है। जो वो हिस्ट्री जानता है वो यहां पे नहीं है। और इस वर्जन के हिसाब से जो विश्वास राव था, जो मराठास का रूलर था, वो सर्वाइव कर देता है, और मराठास रिकॉग्नाइज करते हैं अपने फोर्सेस को, और वो जीत जाते हैं, और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अपनी सुपरमेसी दिखा देते हैं। और जो ये राइटिंग स्टाइल होता है ना इस बुक का, ये बराबर उसको अपना ही होता है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और दिखा रही है अब इस वाले 5th वॉल्यूम में। और सेम एक्सप्रेशन, सेम ट्यून, बट जो कंटेंट है ये एंटायरली अनफैमिलियर है उससे। जो वो जानता है वो उससे डिफरेंट है। उसके बाद जब वो पढ़ता है बहुत ही हैरानगी के साथ, और ये बुक इसको एक्सप्लेन करता है इसके बाद कि बहुत बड़ी जीत हो जाती है किसकी? मराठास की, इस बैटल ऑफ पानीपत में, और वो अहमद शाह अब्दाली को हरा देते हैं। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी है ना, मतलब उसका भी एक्सपेंशन जो था वो अब बढ़ नहीं जाता है इंडिया में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब अंडर कंट्रोल रह जाती है, इतना ज्यादा मराठास वहां पे बढ़ जाते हैं। और ये रियलाइज कर देते हैं कि मराठास अब क्या कर रहे हैं ना, वो अब एक पावरफुल बनने जा रहे हैं, और यूनाइटेड मराठास अंपायर बन जाता है, और जो ईस्ट इंडिया को भी चैलेंज कर देता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब क्या कर रही है, ये अपना मतलब ना कारोबार एक्सपेंड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये मराठास का रूल बढ़ गया है। और इस स्ट्रेंज पैरेलल वर्ल्ड, या जिसको हम न्यू वर्ल्ड भी यहां पे कहेंगे बेटा, प्रोफेसर गाइडोने ये भी डिस्कवर करता है कि जो हिस्ट्री के बुक्स उसने खुद लिखे हैं, हाँ, उनको देख के हैरान हो जाते हैं। और उसकी बुक्स में से ये डिस्क्राइब किया गया है, जो हमने पढ़ा, कि जो विश्वास राव था, जो नया मराठा रूलर था, और जो उसका भाई माधव राव था, ये इतने बहादुर, इतने इंटेलिजेंट लीडर्स बन गए हैं कि उन्होंने अपनी इस पॉलिटिकल विजडम की वजह से और अपनी हिम्मत की वजह से मराठा पावर को पूरे इंडिया में फैला दिया है। और उनकी लीडरशिप में जो इंडिया है ना, ये एक रिमार्केबल प्रोग्रेस बन गई उसके लिए। इतना ही नहीं है, इन मराठास के रूल के अंदर में इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली, ना कि उनको बोला क्या करने के लिए, आप इस यहां पे ये फैक्ट्रीज या ये काम कर दो, बल्कि उनसे थोड़ी मदद मांगी है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आप फ्रेंडली कॉपरेशन से काम करती है इंडिया विद इंडियन रूलर्स, बजाय वो उन पर डोमिनेंट है, ठीक है। ये सब कुछ जब ये देखता है ना, ये फर्दर पढ़ देता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर गाइटोने मतलब हैरान हो जाता है ये सब कुछ देखते हुए 20th सेंचुरी में इंडिया में क्या हुआ। और ये भी पाता है कि इंडिया अब क्या बनी है, ये एक डेवलप्ड नेशन बन गया, एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है। और सेंट्रल पार्लियामेंट ने अब मेन डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया है कंट्री में। और जो ये शहनशाह का सिस्टम था दिल्ली का, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो खत्म हो गई है। अब उनको सिर्फ एक रबर स्टैंप के लिए रखा गया है, ताकि वो उनको ये डिसीजन दिया गया है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। अब जो काम होता है ना, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट करता है, जिनको लोगों ने चुना है। दैट मींस डेमोक्रेसी आयद हो गई है ड्यू टू दिस मराठास। ये हिस्ट्री ये पढ़ रहा है। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी प्रोफेसर गाइटोने फिर क्या कर देता है, हिस्ट्री की एक और किताब लेता है, किसकी? बाहू साहिब बांची बकर की किताब, जो हिस्ट्री के बारे में है। वो हमें हिस्ट्री के बारे, जिसमें यह नरेट किया गया है कि जो बैटल ऑफ पानीपत है,
वो थोड़ा सा विविड डिटेल देता है बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, ठीक है। और ये बहुशाही बांची बाकर की जो ये किताब है ना बेटा, ये इसमें ये डिस्क्राइब करती है अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत की। इस फाइट के दौरान, बैटल ऑफ पानीपत के दौरान एक जो गोली थी ना, मतलब वो मिस करते हैं विश्वास राव को, वो विश्वास राव को नहीं लगती है, और उस सिंगल इवेंट की वजह से पूरा कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री चेंज हो जाता है। बजाय वो मर जाता है इस बैटलफील्ड में, बल्कि विश्वास राव सर्वाइव करता है, अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ा देता है, मराठास को विक्ट्री तक लेके जाता है। और इस चीज से क्या हो जाता है, जो प्रोफेसर गायटोंडे ओरिजिनल हिस्ट्री जानता है, उस ओरिजिनल हिस्ट्री में ये चेंज आ जाती है। फिर ये इस चेंज के नोट्स बना देता है। फिर उसके बाद जब ये नोट्स बना देता है ना, फिर ये लाइब्रेरियन उसके नज़दीक आ जाता है और पोलाइटली प्रोफेसर गायटोंडे को याद मतलब ना रिमाइंड कर रहा है कि अब लाइब्रेरी को क्लोज आने का टाइम हो गया है। और उसी में क्या हो जाता है, प्रोफेसर गायटोंडे मतलब अनजाने में प्रोफेसर गायटोंडे क्या करता है, इस साहिब बांची बाकर की किताब को अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल देता है, मतलब अनजाने में, और जो उसने नोट्स बनाए हैं उनको अपने दूसरे इसमें डाल देता है। लेकिन वो अनअवेयर होता है इस चीज के बारे में, और फिर वहां से लाइब्रेरी से निकल जाता है और लाइब्रेरियन को बता देता है कि कल मुझे बताओ कितने बजे लाइब्रेरी खुल जाएगी, ताकि और इस हिस्ट्री के बारे में जाने। फिर जैसे ही वो बाहर निकल जाता है लाइब्रेरी से, फिर ये थोड़ा इधर उधर घूमता है। फिर मतलब एक जगह पे उसको रहना पड़ता है, नाइट स्टे करना होता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है, वहां पे थोड़ी सी वो सिंपल मील खा लेता है, और उसके बाद वो थोड़ा टहलने के लिए आगे बढ़ जाता है। और कहाँ की ओर जाता है, आजाद मैदान की ओर। फिर जब वो आगे बढ़ता है ना, और वहां पे वो क्या पाता है कि स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे में, जब वो आजाद मैदान पे पहुंच जाता है, वहां पे वो बहुत बड़ा पंडाल, जिसको हम टेंट बोलते हैं, वो लगा हुआ है किसके लिए, एक पब्लिक मीटिंग के लिए, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा जो क्राउड जमा हुआ होता है। और जब वो वहां की ओर जाता है ना, वहां पे वो स्टेज पर क्या देखता है कि प्रोग्राम तो स्टार्ट हुआ है, मगर वहां पे गायटोंडे क्या देखता है कि वहां पे जो वो प्रेसिडेंशियल चेयर होती है ना, वो मतलब सेंटर ऑफ द स्टेज होती है, मगर वो खाली होती है। तो प्रोफेसर गायटोंडे हैरान हो जाते हैं कि अरे एक कॉन्फ्रेंस या एक प्रोग्राम चेयरमैन के बगैर, प्रेसिडेंशियल चेयर के बगैर कैसे ये मुमकिन है कि ये क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। लेकिन ये तो मैन ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड होता है और हमेशा इन पब्लिक मीटिंग्स में जाता है। प्रोफेसर गायटोंडे वहां की ओर जाता है और इस प्रिजाइडिंग चेयरपर्सन के सीट पर बैठ जाता है, ठीक है। और उसको लग रहा था कि ये बहुत अजीब बात है कि वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद जब वो उस प्रेसिडेंशियल चेयर पर बैठ जाता है और क्राउड बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और वो उसको पुकारते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं कि ये वहां से उठ जाए, लेकिन वो लोग उसको चीखते भी है, चिल्लाते भी है, ये बिल्कुल भी उठता नहीं है, बल्कि वो माइक पे जाता है और उनको बताना चाहता है, क्योंकि उसको आदत होता है क्या करने का, पब्लिक मीटिंग्स का, क्योंकि ऑलरेडी उसने 999 दिया होते हैं। अब ये 1000 लेक्चर देने जा रहा था। लेकिन लोग उसकी बात पर गौर नहीं करते, वो उसकी बात को नहीं सुनते हैं, और वो गुस्से में आ जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, और वो वहां से उठ जाते हैं। फिर क्या कर जाते हैं, और उसको कुछ लोग फिर इसको स्टेज से नीचे उतार देते हैं, और जैसे उसको फोर्सफुली रिमूव करते हैं प्लेटफॉर्म से, तो प्रोफेसर गायटोंडे फिर क्या आ जाता है, वो जब स्टेज से नीचे आ जाता है, ये फ्यूरियस ऑडियंस जब उसको वहां से हटा देते हैं, तो बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ इस बारे में समझे कि उसके बाद क्या हुआ, तो वो अपने मतलब रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। इसी के साथ जब उसको वहां पे बहुत सारी चीजें फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं, मतलब बहुत सारे चीजें उस पर फेंक देते हैं, और उसी वजह से फिर क्या हो जाता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। बात समझ आई बेटा, क्लियर हो गया। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सीन में क्या हो जाता है, ये सारे स्ट्रेटेज इंसिडेंट जो आजाद मैदान में हुआ है, जो प्रोफेसर गायटोंडे अब मतलब बैठा हुआ है, अब वो अपने क्लोज दोस्त प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे के साथ ये बात कर रहा है, ये उसको बता रहा है कि व्हाट हैपेंड इन दैट पैरेलल वर्ल्ड। ये जो ये साइंटिस्ट होता है, फिजिसिस्ट होता है, तो राजेंद्र जो होता है ना, जब वो ये बात उसकी सुनता है, क्योंकि ये सब कुछ एक्सीडेंट के बाद हुआ होता है ना, ये उसको बता रहा है कि हुआ क्या गायटोंडे, ये उसको बता रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली गायटोंडे हैड बीन डूइंग बिफोर ही वाज हिट बाय द ट्रक। जब ये सारी कहानी उसको बता देता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या देखा, फिर इसको प्रोफेसर देशपांडे बता देता है गायटोंडे को कि ट्रक से जब आपको हिट हुआ है, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे।
हाँ, अनकॉन्शियस होने से पहले, जब आप अनकॉन्शियस हो गए हैं उससे पहले आप क्या सोच रहे थे। तो गाइटोडी ने रिप्लाई उसको दे दिया है कि उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था, मतलब मैं अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, मतलब उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। ये कैटास्ट्रॉफी थ्योरी क्या बता रही है, हाउ इट माइट एक्सप्लेन सर्टन चेंजेस और सर्टन ट्विस्ट्स इन हिस्टोरिकल इवेंट्स। मतलब ये कि अगर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स में कुछ अगर सडन चेंजेस होते तो क्या होता, मतलब जिंदगी क्या होती। तो यहाँ पे ये उसको स्पेकुलेशन के बारे में बता देता है। तो राजेंद्र स्माइल करता है स्लाइटली और ये सोचता है कि गाइटोडी की इमेजिनेशन शो है ना, ये बहुत पीछे चली गई है। बट द हिस्टोरियन क्विकली assured him that it wasn't just a trick of his mind or dream। ये कोई सपना वपना नहीं था, बल्कि ना ये कोई ट्रिक था, बल्कि ये हकीकत है। अब ये हकीकत कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये अब प्रूव दे रहा है इसको इस बात का कि देखो मैंने वहां पे जो देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट था, और वो क्या कर रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो रियल था। गाइटोडी फिर क्या कर देता है, अपने पॉकेट से वो टॉर्न पेज निकालता था जो नोट्स उसने बनाए थे उस किताब से, और एक्सप्लेन करता है किसको, अपने दोस्त को, कि जो बाहो बांची बाकर की किताब है ये सेम बुक है जो अभी रियल वर्ल्ड में भी मेरे पास है। एक्सीडेंटली इसका पेज मेरे इसमें पड़ा है, इवन दो कि वो किताब भी मैंने अपने पॉकेट में भरा है, लेकिन उस आज़ाद मैदान में फिर जब वो मेरे साथ वो ये हुआ है वो मैंने खो दी है, बट ये पेज मेरे पास है और इसमें लिखा हुआ है बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एक ब्लड मिस हुई है विश्वासराव को, जिसकी वजह से मराठास के सोल्जर्स की अच्छी किस्मत थी और उन्होंने पूरे इस पर राज किया है। फिर उसके बाद जब गाइटोडी ने क्या किया है, गाइटोडी ने फिर उसके बाद जब ये कॉपी अपनी कॉपी निकाली है रियल वर्ल्ड में, रियल सेम बुक की कॉपी निकाली है, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें नॉर्मल वर्ल्ड के बारे में लिखा हुआ था, रियल वर्ल्ड के बारे में लिखा हुआ था, और वहां पे ये राजेंद्र को ये दिखा देता है रियल वर्ल्ड में, जिसमें विश्वासराव को गोली लग गई है और वो मर गया है, और जिससे क्या हुआ है कि इन रियल वर्ल्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली ने मराठास को हरा दिया है। ठीक है बेटा, जब ये इन दो टेक्स्ट्स को कंपेयर कर देता है, उन डिफरेंसेस को देखता है ना हिस्ट्री के, तो राजेंद्र कंप्लीटली हैरान हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाता है गाइटोडी की इस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस को। ठीक है, फिर उसके बाद राजेंद्र बहुत सोच लेता है इस बारे में कि मतलब ये हुआ क्या है, हाउ मतलब हैपनेड, और केयरफुली सुनने के बाद प्रोफेसर गाइटोडी की इस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस को, ठीक है, और उसके बाद साइलेंटली बैठने के बाद अब ये थोड़ा सा उसको मतलब ना कोशिश कर रहा था इसको एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन देना। तो फाइनली ये गाइटोडी को बता देता है कि वो एक्सप्लेन करेगा इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कैसे, कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस से, जब हम दो साइंटिफिक थ्योरीज का इस्तेमाल करेंगे। और इसको बता देता है कि जो ये टॉर्न पेज है बहु साहिब बांची बाकर का, जो डिस्क्राइब करता है विश्वासराव का सर्वाइवल एंड विक्ट्री, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्रूशियल इवेंट टर्निंग जो हुई है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम द हिस्ट्री दे न्यू। और यही सिंगल डिफरेंस जो राजेंद्र इसको एक्सप्लेन करा है कुड हैव कंप्लीटली अल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इससे पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई है। मतलब सिंपली एक कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी समझा रहा है कि जो आप स्पेकुलेट कर रहे थे, जो आप तब एक्सीडेंट के टाइम पे ये कर रहे थे ना, इसकी वजह से आप क्या हुआ है कि एक चेंज आई है आप में। फिर उसके बाद ये उसको बता रहा है कि he then begin to connect Gaitodi's experience with scientific reasons। अभी उसको scientific reasons के साथ उनको जोड़ रहा है, और ये उसको बता देता है कि रियलिटी बहुत लिमिटेड, हाँ रियलिटी लिमिटेड नहीं होती है, जो आप देखते हो सुनते हो या फील करते हो रियलिटी उतनी ही नहीं होती है, बल्कि ये रियलिटी अदर फॉर्म्स और अदर मैनिफेस्टेशन में भी होता है, हमारे नॉर्मल परसेप्शन से भी दूर। इसका मतलब रियलिटी उतनी नहीं है जितना आप देख पाते हो, जो आप सुन पाते हो, जो आप फील कर पाते हो, रियलिटी नहीं होती है, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कभी कभार रियलिटी बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन होता है, मतलब आपको एक साइड नजर आता है, बट जितना आप समझते हो ना इतना ही रियलिटी नहीं होता है, बल्कि रियलिटी उससे बढ़कर भी होती है। और एग्जैक्टली क्योंकि ये इसको साइंटिफिकली भी ये समझाना चाहता है। अगर हम इस बात को स्पिरिचुअली भी लेंगे ना, यहां पे बेटा थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। एग्जैक्टली रियलिटी इतनी नहीं है जितना आपको दिखता है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। जितना आप चीजों को समझ पाते हो ना, आपके हिसाब से रियलिटी उतनी होती है। कोई इंसान की चीजों की अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की होती है कि वो उसको किसी और हद तक समझ पाते हैं, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से, हमारे इमेजिनेशन से बाहर होता है। ठीक है, अभी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है क्या कि इवन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, और ये समझा रहा है उसको कि इस फिजिक्स के वर्ल्ड में भी ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इजी नहीं है प्रिडिक्ट करना बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स मेड ऑफ
atoms and their small particles even if we know all the physical laws governing them। ये इसको आप फिजिक्स के बारे में भी बता रहा है कि कभी कभार क्या होता है, मान लो आपका एक एटम है, ठीक है, जब वो इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, मान लो हमारे पास लाज होता है, उन लाज के हिसाब से भी मतलब वो एक ही जगह पे नहीं रहता है बल्कि वो चेंज होता रहता है। हाँ, ये चेंज होता रहता है। दैट मीन्स जो हमने पाया है, जो हम जानते हैं कि ये यहां से यहां होगा, बट ये उसी डायरेक्शन में नहीं रहता है। कभी कभार ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये सिस्टम जो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल देता है एटम्स की और उनके उन स्मॉलर पार्टिकल्स की, कह रहे कि अगर हम ये भी जानते हैं सब फिजिकल लॉज और उन पर गवर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, जो बिहेवियर उन सच पार्टिकल्स का होता है ना, वो एक जैसा नहीं रहता है बल्कि वो अनसर्टन होता है। और ये बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स में आपको सेम टाइम में मिलेगा। मे बी आपको ये यहां दिखेगा, दूसरे को दूसरी जगह दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंट वर्ल्ड पिक्चर्स और अल्टरनेट रियलिटीज, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इट माइट एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट पोजिशन, एक जगह एक जगह पे होगा, बट यू कैन फाइंड इट इन द डिफरेंट पोजिशन एज वेल। When we actually observe it and find its position, we are identifying which world or reality we are currently in। मतलब ये एक जगह पे नहीं रहता है, ठीक है बेटा, ये इसको यही बताना चाहता है कि ये एक जगह पे नहीं रहता है। नो डाउट हम इस पर लाज भी लगा देते हैं, नो डाउट, बट ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये एक ही पोजीशन पे नहीं होगा, बट यू विल फाइंड इट इन डिफरेंट पोजीशंस। और ये इसको ये रियलिटी समझाने की कोशिश करा, बट ही एडेड थॉटफुली दैट अदर पॉसिबल वर्ल्ड्स में भी इसको हम पाओगे वेयर द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन अदर पोजीशंस। आप इस इलेक्ट्रॉन को अलग पोजीशन में भी पा सकते हो। आल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब ये आपको यहां पे भी आप पाओगे, आप यहां पे भी पाओगे, ठीक है। इन द सेम वे राजेंद्र उसको सजेस्ट कर रहा है कि देयर माइट बी अ पैरेलल वर्ल्ड्स ऑफ हिस्ट्री। इसी तरह ये भी हो सकता है कि पैरेलल वर्ल्ड्स ऑफ हिस्ट्री भी हो सकता है जहां पे इवेंट्स अनफोल्डेडली डिफरेंट हो सकते हैं, जहां पे विश्वास राव को हिट हुआ है और वो मर गया है, और जिसे मराठास ने अब्दालीज को डिफीट किया है। और दूसरे में आप ये पाते हो कि जो क्या है, जो ब्लड है वो मिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी विक्ट्री हो जाती है। और ये जो प्रोफेसर गाइटोंडे हो ना, ये समहाउ मतलब समझ पाता है इन चीजों को, ये इसको समझा रहा है क्या, अल्टरनेट वर्ल्ड फॉर ए ब्रीफ टाइम एंड देन रिटर्न टू हिज ओन वर्ल्ड। मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा सा इसको ये समझा रहा है। फिर राजेंद्र कंटिन्यू उसको समझाने की कोशिश कर रहा है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जब उसको दे रहा है इस ट्रांजिशन के बारे में, इन सिस्टम्स में किस तरह होता है, जब ये इसको समझा रहा है कि इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। ही एक्सप्लेन दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी इट इमिट्स रेडिएशन इन द प्रोसेस। मतलब ये एक प्रोसेस में नहीं रहता है, ये उस रेडिएशन को इमिट करता है। दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन ही सजेस्ट्स थॉटफुली माइट आल्सो बी पॉसिबल इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, या इस लेवल में भी ये पॉसिबल है। दैट इज इन द लार्ज स्केल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। लिसनिंग इंटेंटली द एस्टोनिश्ड गंगाधर पंत गाइटोंडे आस्क्ड whether it was actually possible that he moved from one world to another world then came back to the original one। तो ये बात इसको ये समझा रहा है कि जिस तरह ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रह पाते हैं, ये जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, मतलब ये अलग अलग मतलब जंप करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान क्या हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल ये भी पॉसिबल है कि एक इंसान मूव कर सकता है फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड, और उसके बाद वापस ओरिजिनल में भी आ सकता है। तो समझाने की कोशिश कर रहा है उसको कि द वर्ल्ड इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द वर्ल्ड इज बियॉन्ड द लिमिटेशंस। जो आप दुनिया को देख रहे हो, दुनिया उतना ही नहीं है बल्कि इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फिर राजेंद्र उसको रिप्लाई इसको भी कर रहा है कि हाँ एग्जैक्टली कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे एज ए मेजर बैटल और हिस्ट्री टर्निंग पॉइंट, जैसे देयर कैन एग्जिस्ट रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस। हाउएवर द ऑब्जर्वर कैन ओनली एक्सपीरियंस वन रियलिटी एट ए टाइम। फिर उसके बाद ये इसको भी बता रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है, बट एक इंसान एट ए टाइम एक ही रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे ही स्पेकुलेटेड दैट गाइटोंडे मस्ट हैव समहाउ मेड ए ट्रांजिशन टू अनदर पॉसिबल वर्ल्ड, वन where Marathas had won the battle of Panipat and that stayed there for 2 days before returning to the reality or he originally belonged to। कह रहे कि ये चीज जो उसने स्पेकुलेट किया था, अगर ये होता, मतलब इस दुनिया में अगर ऐसा होता, बैटल ऑफ पानीपत में अगर ऐसा होता, वही हुआ ना, फिर जब वो उस दुनिया में हुआ ना, और वहां पे हिस्ट्री वैसी ही बनी, फिर जब भी वापस रियल वर्ल्ड में आया, रियल वर्ल्ड में वो एक्सपीरियंस कुछ और कर रहा है।
तो फिर क्या बता रहा है, वन वायर द मराठास लॉस्ट, ठीक है, जो मैंने बोला है कि किस तरह ये चेंज हो गया है। फिर राजेंद्र इसको ऐसे कंक्लूड कर देता है कि इन दोनों वर्ल्ड्स में बाइफर्केशंस या डिवीजन ऑफ हिस्ट्री हैड occurred at the Battle of Panipat, which served as the crucial point where history could have taken two entirely different paths. और इसके बाद ये इसको emphasize कर रहा है कि गाइटोनी had not traveled to the past or the future. फिर ये इसको बता रहा है कि गाइटोनी ने ना ट्रैवल पास्ट में किया ना फ्यूचर में, बट रादर एग्जिस्टेड इन द प्रेजेंट, बजाय वो एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट में ही, लेकिन ये पैरेलल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है दैट हैड डेवलप्ड डिफरेंटली आफ्टर द हिस्टोरिकल इवेंट। फिर उसके बाद राजेंद्र ये भी ऐड कर देता है कि देयर कुड बी मनी मोर सच वर्ल्ड्स, और भी वर्ल्ड्स हो सकते हैं, ईच फॉरवर्ड बाय सिमिलर बाइफर्केशन एट सर्टेन की पॉइंट्स इन द टाइमलाइन वेयर हिस्ट्री माइट हैव अनफोल्ड इन काउंटलेस अदर वेज। ठीक है मेरी जान। उसके बाद प्रोफेसर गाइटोनी डीपली क्यूरियस होता है ये समझना कि व्हाई ही हैड गॉन थ्रू सच एन स्ट्रेंज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ऐसा क्यों हुआ। तो राजेंद्र कोशिश कर रहा है उसको ये एक्सप्लेन करना इस पॉसिबल साइंटिफिक रीजन से। क्या, ही सेड दैट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ some interaction or trigger is always necessary, मतलब दो दुनियाओं से गुजरने के लिए कुछ ट्रिगर जरूरी है, और इसके लिए ये सजेस्ट कर रहा है दैट perhaps Gaitonde is intense thinking about the catastrophe theory and its implications for wars and historical events might have been the key factor that caused the transition। ठीक है, फिर उसके बाद राजेंद्र इसको ये भी रीजन देता है कि while Gaitonde was deeply absorbed in thoughts about the battle of Panipat, that powerful concentration of his mind might have activated certain neurons in his brain, leading to an exceptional mental or physical transition to an alternate world, ठीक है, on which one in which history had taken a different course। ठीक है बेटा। फिर ये सारा सुनने के बाद गाइटोनी ने अब कुछ शेयर किया है that made the situation even more interesting। उसने इसको बोला है क्या, he told Rajendra that the topic for his 1000th presidential address वो था ये कि lecture he was supposed to deliver, जो उसको ये देना था before the accident, वो actually was going about the consequences of reverse outcome of the battle of Panipat। reverse outcome मानी जो हुआ है अगर उसका अदला बदला होता। दिस meant that he had been mentally exploring the very idea of what would have happened if the Marathas have won instead of losing the battle। तो यही उसको बता रहा है कि ये मेरा, दैट मींस यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी थ्योरी उसको समझा रहा है। thus his intense focus and imagination on that particular event might have transported him temporarily into that alternate reality, making his experience both scientifically and psychologically fascinating। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि वो तब यही सोच रहा था एक्सीडेंट से पहले, फिर एक्सीडेंट जो हुआ है वो उसी दुनिया में चला गया। ठीक है मेरी जान, बात समझ आई। तो ये कुछ हमारा चैप्टर था जो एडवेंचर के बारे में था, जो अक्सर बच्चे थोड़ा सा मुश्किल उनको लग रहा है, नहीं बल्कि बट ये प्योर फिक्शन है बेटा, और प्योर फिक्शन में आप इन चीजों को समझ पाओगे। अब यहां पे बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस है। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। उसके बाद द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, you need some interaction to cause a transition, you have obviously passed through a catastrophic experience but you are back। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है ना बेटा, दैट इज सिल्क रोड। सिल्क रोड भी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अगर अभी तक बेटा आपने नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट से समरी में मैं आपको बेटा ये कराऊंगा, तो आराम से आप इसको भी समझ सकते हो और कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है जो लिखा है निक मिडल्टन है। सिल्क रोड आपने सुना होगा बेटा, सिल्क रोड एक रोड है जो एशिया को यूरोप से जोड़ देता है। ठीक है, तो ऑथर जो है ना इस चैप्टर का, सिल्क रोड का, वो है निक मिडल्टन। ठीक है, और निक मिडल्टन हमें अपनी कहानी इसमें बता देता है, ये उसकी अपनी जर्नी के बारे में है। क्या, कौन सी जर्नी, जब वो चाहता है, जब वो अपना सफर स्टार्ट करता है, कहां की ओर जाना होता है उसको, माउंट कैलाश की ओर। ये माउंट कैलाश कहां पे है, तिब्बत में। ठीक है, वहां वो अपना सफर स्टार्ट कर रहा है, कहां, माउंट कैलाश जो तिब्बत में पड़ता है, क्योंकि वहां पे वो एक इबादत करना चाहता है, एक रिलीजियस वर्शिप करना चाहता है, जिसको बेटा हम बोलते हैं कोरा। क्या करना, कोरा। जिस तरह हम हज करते हैं और इसी तरह बुद्धिस्ट, जैन्स ये सब कोरा करते हैं, जिसका मतलब ये होता है गोइंग अराउंड द सैक्रेड माउंटेन, पहाड़ के ऊपर जाना। ठीक है, और ये जो जर्नी है ना, ये सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं होती है उसके लिए, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता होता है टू फाइंड पीस एंड पॉजिटिविटी। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा रिलीजियस वर्शिप है जिसकी मदद से उसको क्या मिल सकता है, पीस ऑफ माइंड एंड पॉजिटिविटी। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग पर भी काम कर सकता है ये रिलीजियस वर्शिप, इस चीज
चीज के लिए था। और उसका ये मानना था, निक मिडल्टन का ये मानना था कि ये कोरा करना जो है ना, ये उसको मदद करेगा किस में, एक तो और ज्यादा पॉजिटिवली सोचने का और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी जिंदगी में रखने के लिए। दैट मीन्स अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए और अपने आप को पॉजिटिवली काम करने के लिए ये उसको क्या करता, हेल्प करता है। अगर ये रिलीजियस वर्शिप करता, जिसको क्या नाम दिया जाता है, कोरा, जो उसको माउंट कैलाश जाना था, तिब्बत जाना था ये काम करने के लिए। तो अब ये जो निक मिडल्टन है, जो ऑथर है हमारा, या हम नरेटर भी कहेंगे, कह रहे हैं कि जब ऑथर निकल जाता है एक प्लेस से, मतलब अपना सफर ये स्टार्ट कर देता है, एक जगह है जिसका नाम होता है राउ। राउ से निकल जाता है माउंट कैलाश की ओर, ठीक है। लेकिन उसको ज्वाइन एक बंदा करता है जिसका नाम होता है डैनियल, ठीक है। और एक उनका ड्राइवर भी होता है, और जो उनको वहां लेके जाएगा उसका नाम होता है सेटन। टी को साइलेंट करना है, ठीक है बेटा। और एक लोग, और जब वो ये सफर करते हैं ना स्टार्ट, और वहां पे एक लोकल वुमेन होती है जिसका नाम होता है लामो। क्या नाम होता है बेटा? लामो। वो ऑथर को एज एक शीप स्किन का कोट देती है, एज ए गिफ्ट, ताकि वो उसको सर्दी से बचा सके। और जो ये कोट था ना, ये अक्सर एक ड्रेस होता था किनका? ड्रोगबाज का। ड्रोगबाज कौन होते हैं? वो नोमैड हर्ड्स, नो ना, वो शेफर्ड जो होते हैं, ये उन्हीं तिब्बतियन नोमैड हर्ड्स का ये ड्रेस होता है। तो सीटन जो था ना, वो एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर था। वो एक रूट जानता था, एक शॉर्ट वे जानता था कहां की ओर, जो उसको माउंट कैलाश लेके जाता। और वो निकल जाता था कहां से? दैट वेंट साउथ वेस्ट एंड पास थ्रू सेवरल हाई माउंटेन्स पास ऑन द वे। वहां से, मतलब इस रूट से जो माउंट कैलाश उनको लेके जाएगा, वो उनको लेके जाएगा साउथ वेस्ट। वहां से गुजर के उनको बहुत हाई माउंटेन्स को पास करना है रास्ते में, इस रास्ते से अगर वो शॉर्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद आर्थर इस सैटन के साथ ट्रैवल कर रहा है, जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको वहां पे उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो गए थे, वहां पे वो बहुत वाइड था, ड्राई ग्रास लैंड्स थे, जहां पे कुछ गैजल्स क्या कर रहे थे, वो मतलब उस घास को खा रहे थे। और उसके बाद उसने डस्ट क्लाउड्स इन यांग, जो ये वाइल्ड डंकीज होते हैं ना तिब्बत के, उनको देखा आते हुए, और उन्होंने बहुत ज्यादा धूल चढ़ाई है वहां पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वहां पे इन ड्रोगबाज को भी देखा है, इन नोमैडिक हर्ड्स को भी देखा है रास्ते में। वो अपने इन एनिमल्स को मतलब ना चरा घास खाने के लिए वहां पे रखे थे, और उन्होंने क्या किए थे? टेंट्स भी लगाए थे। बाकी नोमैड्स ने भी टेंट्स लगाए हुए थे, और उन टेंट्स को और उनके इन सब भेड़ बकरियों को गार्ड कौन कर रहे थे? वहां पे कुछ बहुत ज्यादा डरावनी खौफनाक तिब्बतियन मैस्टिफ्स थे। ये मैस्टिफ्स मतलब बड़े बड़े वो पावरफुल डॉग्स जो थे, जो ऑथर समझता है कि ये जो डॉग्स थे ना, ये क्यों क्योंकि उनको एक बार हंटिंग डॉग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं चाइना के रॉयल कोर्ट्स में। किनको? इन मैस्टिफ्स को, जो ये बहुत ही शिकारी कुत्ते होते हैं। उसके बाद जो एक ग्रुप था, ग्रुप माने ये लोग जो इस गाड़ी में थे, ये इस स्नो कवर्ड माउंटेन्स पर चढ़ गए हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ गए हैं। और वहां जब वो ऊपर चढ़ते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए, हाँ, ये विच वर वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, बहुत डिफिकल्ट था क्रॉस करना। फिर उसके बाद ऑथर ये भी नोट कर देता है कि वो ऊपर जा रहे हैं कितने एल्टीट्यूड पर? तकरीबन 5210 मीटर्स तक, जो सी लेवल से ये ऊपर जा रहे थे। और इसकी वजह से, क्योंकि अब हवा भी कम आने लगा, सर्दी भी थी, और उसकी जो बॉडी थी ना, ये स्लो डाउन मतलब फंक्शन करने लगी, और ये थोड़ा सा हेडेक से भी सफर होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये अब सी लेवल से बहुत ऊपर जा रहे थे। और फाइनली वो टॉप ऑफ द माउंटेन पास पर पहुंच गए थे, और ये अब सी लेवल से कितने ऊपर है? 5515 मीटर्स, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जब ऊपर पहुंच जाते ना, वहां पे बहुत बड़े 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 ढेर थे रॉक्स के, और अब उनको वहां पहुंच के अब उनको वापस नीचे उतरना था। तो जैसे ही वो नीचे उतरना स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑथर भी थोड़ा बेटर फील करने लगे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है? दे स्टॉप्ड एट अ वर्क कैंप नियर ए ड्राई साल्ट लेक। फिर एक जगह पे कुछ लोग काम करते होते ना, उनके कैंप के नजदीक वो भी रुक जाते हैं। कहाँ पे? एक ड्राई साल्ट लेक होते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। फिर वहां पे क्या होता है? बाय आफ्टरनून वो वहां पे कुछ खाते हैं। फिर आफ्टरनून में वो एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जिसका नाम हुर होता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जब आर्थर हुर पहुंच जाता है, और हुर जो होता है ना, हुर पहुंच
के ही मतलब ये बहुत सैड हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत डल प्लेस होती है, क्योंकि वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं होती है, सिर्फ बड़े-बड़े रॉक्स होते हैं और पूरी तरह से धूल मतलब ना पड़ी हुई है, हर तरह डस्ट ही है। और उसके बाद डैनियल जो है ना, लाहौर पहुँचने के बाद डैनियल उस ग्रुप को छोड़ देता है और वापस लहासा आ जाता है। और जो ऑथर है ना, अब ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था क्या, क्योंकि वहाँ पहुँच के मतलब उसको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया होता कि जो ये मानसरोवर लेक है, ये बहुत खूबसूरत होगा और अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पे ये मानसरोवर के किनारे पर ही ये हॉर भी लोकेट था, जो क्या था, टू बी ब्यूटीफुल एंड व्हाट, टू बी, वेट, क्या बता रहे हैं, और उसको लगा था कि वहां पे जो ये मानसरोवर लेक होगा ये बहुत खूबसूरत होगा, हाँ, टू बी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही फाउंड इट डर्टी एंड फुल ऑफ गार्बेज। ठीक है बेटा, पूरा गार्बेज से भरा हुआ देखा है। फिर आखिरकार ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। किस जगह पे? एक डार्चिन जगह पे, बट रात के अंधेरे में। ठीक है, लेट नाइट पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आथर था ना, वो पूरे रात नहीं सो पाया है, मतलब ये अच्छे से सांस नहीं ले पाया, और बिल्कुल ये मतलब बीमार पड़ा हुआ था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सेटन ने उसको एक डार्चिन मेडिकल कॉलेज लेके गया, और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, और डॉक्टर ने उसको ऑथर को कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो आराम से कोरा भी कर सकता है। फिर उसके बाद जब वो ऑथर, जब उस डॉक्टर ने जो मेडिसिन दे दिए वो ले लिए हैं, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऑथर मतलब ठीक फील करने लगा, और उसके बाद सेटन भी वापस लहासा चला गया, और वहां तक उसको वो साथ आया। फिर उसके बाद जब उसने रात के टाइम पे सोया भी अच्छे से, आखिरकार जो ऑथर था ना, अब वो अच्छा फील कर रहा था। अब जो ये डार्चिन था ना, ये भी उसको मतलब उतनी अब बैड नहीं लगी जितनी पहले लगी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि डार्चिन भी कैसी थी, डस्ट डस्टी थी, हाँ, ब्रोकन डाउन टाउन था, विद ओनली अ फ्यू सिंपल शॉप्स थे वहां पे। फिर उसके बाद ऑथर एक जगह पे जाता है, वहां पे ये नोट्स करता है, फिर ऑथर ये भी नोट्स करता है कि बहुत ही कम पिलग्रिम्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑथर ये फील करता है कि ये बहुत अर्ली आया था पिलग्रिमेज सीजन में, मतलब ये अर्ली आया था ये काम करने के लिए। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, लेकिन अभी भी स्नो ने रूट को ब्लॉक किया था, उसकी वजह से ज़्यादा ये ना ये पिलग्रिमेज नहीं थे, और इसलिए इसने डिसाइड किया कि वो क्या क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वो कोरा अकेले नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ऑथर इंतज़ार करते होते हैं राइट टाइम का, ताकि कोई आए उसके साथ वो कोरा करे। फिर उसको एक बंदा मिलता है वहाँ पे, जिसका नाम होता है बेटा नोरबू। याद रखना, क्या? नोरबू नाम होता है। नोरबू जो होता है ना, एक एकेडमिक रिसर्चर होता है, स्कॉलर होता है, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज बिंजिंग में, और वहां पे ही होता है। और ही वाज स्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो क्या पढ़ रहा था? कोरा की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब बुद्धिज्म में या बुद्धिस्ट लिटरेचर में। जैसे ऑथर ने और टाइम गुजारा उसके साथ, ये एक दूसरे को जानने लगे, ये नोरबू को बेहतर समझने लगे, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सीखने लगे। ठीक है, नोरबो भी अब कोरा करना चाहता था उसके लिए, और नोरबो भी कोरा करने के लिए आया था। फिर इन दोनों ने क्या किया है, ये दोनों अब एकेडमिशियंस थे, और उन्होंने क्या किया है, सेम गोल भी था। अब उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो पिलग्रिमेज भी एक साथ करेंगे। तो ऑथर जो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश फील करता है और एनकरेज हो जाता है, और उसके बाद ये सोचता है कि जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड था, ये उसको गुड रिजल्ट्स ला रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये प्ले भी ये ना ये चैप्टर भी बेटा एंड हो जाता है। तो अगर हम कंक्लूड करेंगे इसको, तो थ्रू आउट हिज जर्नी जो ऑथर है ना, इसने बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस किया, हार्डशिप्स को फेस किया, विच एट टाइम्स मेड हिम फील नेगेटिव। कुछ टाइम पे उसको नेगेटिव फील हुआ है और डिस्करेजेड भी फील हुआ। हाउएवर ही डिड नॉट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया और कंटिन्यू अपना सफर किया है बड़ी ही डिटर्मिनेशन और होप के साथ। और इन द एंड जब वो नोरबू को मिलता है, जिसके साथ ये मतलब ना उसका भी सेम इंटरेस्ट होता है, और पर्पस भी उसका कोरा करने का ही होता है। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, कह रहे कि उसके बाद ये मतलब ना दे शेयर द मोटिवेशन ब्रॉट देम टुगेदर, वो उस मोटिवेशन ने उनको एक साथ लाया। और उसके बाद ये जो ऑथर का स्पिरिट होता है, पहले नेगेटिविटी वो खत्म हो जाती है, और चैप्टर का एंड एक पॉजिटिव और होपफुल नोट से हो जाता है, जो ये दिखा देता है कि पॉजिटिव थिंकिंग और जो
परसिवरेंस थी, उसने उसको मदद किया है इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने में, और उसने क्या किया है, एक अच्छा रिजल्ट लाया है उसके जिंदगी में एट द एंड। ठीक है मेरी जान, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम थीम्स की बात करेंगे, इस चैप्टर के थीम्स की बात करेंगे, तो डिफरेंट थीम्स है, जैसे एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। जो ऑथर है, ऑथर की जो जर्नी होती है वो बहुत हार्श होती है तिब्बतियन लैंडस्केप से। ठीक है, फिर उसके बाद फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। माउंट कैलाश जो था ये एज ए सेक्रेड प्लेस ऑफ वर्शिप था। ह्यूमन कनेक्शन था, काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस ऑफ तिब्बतियन पीपल। मैन वर्सेस नेचर, फेसिंग चैलेंज ऑफ वेदर, अल्टीट्यूड एंड टेरेन। ठीक है, कल्चरल डिस्कवरी, लर्निंग अबाउट द तिब्बतियन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स, एंड दीज आर द डिफरेंट थीम्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है मेरी जान, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कह रहे कि द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड एज स्लिक रोड, क्यों रखा गया, तो आप पढ़ सकते हो। तिब्बतियन मैस्टिप्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, क्यों, तो ये जवाब लिखा है। द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वाज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द पैलेस। ठीक है बेटा, फिर क्या बता रहा है, द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। ठीक है, द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, क्या पर्पस था। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चिन, क्या कंडीशन थी। द ऑथर्स मीटिंग विद नोबू। ठीक है, फिर सेटन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for the business। बेटा ये पढ़ लेना, आपको ये आंसर है इसका। ठीक है, तो एट द एंड ये तीनों चैप्टर्स आज हमने बेटा खत्म कर दिए हैं इस कुछ ही समय में। तो अब हमारे कुछ पोएम्स बचे हुए हैं, कुछ 2 या 3 पोएम्स हमारे बचे हुए हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में बेटा वो कंप्लीट हम करेंगे, और इसके साथ साथ हमारी हॉर्नबिल बुक कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप जेके बोसवाला के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए थ्रू दिस क्यूआर। तो आप स्कैन क्यूआर को करिए और साथ में ज्वाइन करिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। ठीक है बेटा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब रिजल्ट नहीं, आपके एग्जाम्स करीब है। अपने रिजल्ट्स को ब्राइट बनाने के लिए बेटा अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत अच्छे से कर लो, आज से ही कर लो, ताकि आपके रिजल्ट्स भी बहुत खूबसूरत हो। ठीक है मेरी जान, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।